कातिल का खेल खत्म, इंसाफ की जीत, एक चौंकाने वाली कहानी। नमस्कार, मैं मुनीश कुमार और आप सुन रहे हैं स्टोरीज बाय सागू। आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें धोखा, लालच और हत्या की साजिश शामिल है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने मोहब्बत के नाम पर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बिहार के पटना में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने पूरे शहर को हिला दिया। 22 मार्च 2025 की दोपहर का समय था। घड़ी में करीब 2:15 हो रहे थे। पटना का एशिया हॉस्पिटल हमेशा की तरह मरीजों की आवाजाही से भरा हुआ था। ओपीडी में मरीजों की लाइन लगी थी। डॉक्टर अपनी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे और स्टाफ अपने काम में लगा हुआ था। हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर बने डायरेक्टर चेंबर में डॉक्टर सुरभराज अपने ऑफिस में बैठी थी। वो एशिया हॉस्पिटल की मालकिन और डायरेक्टर थी और रोज की तरह अपनी फाइलें देख रही थी। कुछ स्टाफ मेंबर्स से चर्चा कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला और एक शख्स तेजी से अंदर दाखिल हुआ। सूरभ ने सिर उठाकर देखा भी नहीं था कि तड़ 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 6 गोलियों की आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। हत्यारे ने इतनी तेजी से गोलियां चलाई कि सूरभ को संभालने का मौका तक नहीं मिला। पहली गोली उनके माथे पर लगी, दूसरी और तीसरी गोली चेहरे पर, बाकी 3 गोलियां उनके सीने और पेट में दाग दी गई। चंद ही सेकंड्स में सूरभ की कुर्सी खून से भीग गई। उनका शरीर धीरे धीरे ढलने लगा, आंखें फटी रह गई, लेकिन जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। चीख पुकार मच गई। हॉस्पिटल के स्टाफ दौड़कर चैम्बर की तरफ भागे। कुछ नर्सों ने देखा कि सूरभ का शरीर उनकी कुर्सी से नीचे गिर चुका था और खून पूरे फर्श पर फैल रहा। मैडम मैडम, स्टाफ जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उनकी नब्ज चेक कर रहा था तो कोई ऑक्सीजन लगाने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी में डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में ले जाकर सीपीआर दिया, लेकिन गोली सीधे सिर और दिमाग के दिल के पास लगी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी। आनन फानन में उन्हें एम्स पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन जब तक वहां इलाज शुरू होता, डॉक्टरों ने 3:10 पर सुरभराज को मृत घोषित कर दिया। पटना का ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस अब तक का सबसे बड़ा मेडिकल क्राइम बन चुका था। लेकिन सवाल ये था, आखिर किसने एक सफल डॉक्टर और डायरेक्टर को इतनी बेरहमी से मार डाला? क्या ये पैसे का खेल था या कोई पर्सनल दुश्मनी? इस सवाल का जवाब पुलिस को तलाशना था और जल्द ही इस हत्याकांड के पीछे का चौंकाने वाला सच सामने आने वाला था। हत्या के कुछ ही मिनटों बाद पटना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसएसपी से लेकर अन्य सीनियर ऑफिसर्स भी घटनास्थल पर मौजूद थे। पुलिस की जांच शुरू, लेकिन पहला सुराग ही चौंकाने वाला था। पुलिस को इस केस में सबसे पहली अजीब बात यही लगी कि जिस चैम्बर में खून फैला था, वहां सब कुछ धोकर साफ कर दिया गया था। पुलिस ने जब हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछा कि खून साफ करने का आदेश किसने दिया, तो कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। फिर एक महिला स्टाफ ने बताया कि उसे कहा गया था, मैडम को खून की उल्टियां हुई, इसलिए फर्श पर पड़े खून को धोकर साफ कर दो। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि ये कोई आम घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। जिस कमरे में सूरभराज को 6 गोलियां मारी गई, वहां एक भी खून का धब्बा नहीं था। पुलिस को शक हुआ, आखिर खून कहां गया? हत्या के तुरंत बाद हॉस्पिटल का स्टाफ चिल्लाया, अफरा तफरी मची, लेकिन किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि चैम्बर को इतनी तेजी से साफ कर दिया गया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई सबूत छुपाने की साजिश? जांच के दौरान पुलिस ने हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ शुरू की। उन्होंने एक एक करके सभी कर्मचारियों से सवाल किए। खून किसने साफ किया? किसके कहने पर किया? क्या किसी ने कोई संदिग्ध गतिविधि देखी? लेकिन जवाब चौंकाने वाले थे। कोई भी साफ साफ कुछ नहीं बता रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चैम्बर कब साफ कर दिया गया, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने खून देखा ही नहीं। तभी एक महिला सफाई कर्मचारी ने पुलिस को बताया, मुझे हॉस्पिटल के एक स्टाफ का फोन आया था।
उन्होंने कहा कि मैडम को खून की उल्टियां हो गई हैं, इसलिए चैम्बर में पड़ा खून साफ कर दो। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि ये कोई आम घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। क्या सच में सूरभराज को खून की उल्टियां हुई थी, या ये कहानी सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ी गई थी? अब पुलिस इस केस में और गहराई से जांच करने वाली थी, और जल्द ही इस हत्याकांड का सच सामने आने वाला था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस के शक की सुई सूरभराज के पति रोशन उर्फ चंदन की ओर घूमने लगी। रोशन एक रियल एस्टेट डीलर भी था, और सूरभ के पिता राजेश सिन्हा को शुरू से ही अपने दामाद पर शक था। राजेश सिन्हा ने पुलिस को बताया कि मेरे दामाद की लाइफस्टाइल अचानक बहुत बदल गई थी। उसके पास अचानक बहुत पैसा आ गया था। वो लगातार अलग अलग लोगों से छुपकर बातें करता था। पुलिस ने जब रोशन का बैकग्राउंड खंगाला तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। रोशन पहले एक सरकारी अस्पताल में 4th क्लास का कर्मचारी था, लेकिन कुछ ही सालों में उसने हॉस्पिटल के टेंडर और सरकारी योजनाओं से मोटा पैसा कमाया। इसके बाद उसने अपना रियल एस्टेट का धंधा शुरू कर दिया, और देखते ही देखते करोड़पति बन गया। लेकिन पैसा आते ही उसकी आदतें बिगड़ने लगी। उसका नाम कई लड़कियों के साथ जोड़ा जाने लगा। वो देर रात तक बाहर रहता, महंगी पार्टियां करता। हॉस्पिटल के स्टाफ से भी उसके विवाद होने लगे थे। जांच में यह भी पता चला कि रोशन का अपने ही हॉस्पिटल की एचआर, जो पहले वहीं पर नर्स का काम करती थी, अलका से अफेयर चल रहा था। सूरभ को इस बात का शक था। वो लगातार अपने पति की हरकतों पर नजर रख रही थी। वो हॉस्पिटल में भी अलका और रोशन के रिश्ते की जांच कर रही थी। क्या सूरभ ने कोई ऐसा राज जान लिया था जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी? क्या रोशन और अलका ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी? अब पुलिस ने रोशन से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया, और फिर सामने आई इस हत्याकांड की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई। रोशन उर्फ चंदन मामूली कर्मचारी से करोड़पति बनने की पूरी कहानी सामने आ गई। रोशन उर्फ चंदन की कहानी किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं थी। एक साधारण 4th क्लास कर्मचारी से वो मेडिकल माफिया और रियल एस्टेट डीलर कैसे बन गया? पहले पटना के एक सरकारी हॉस्पिटल में मामूली कर्मचारी था। सरकारी मेडिकल स्कीम्स में तगड़ी सेटिंग वेटिंग कर ली, अस्पताल के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करवाने और फर्जी बिलिंग के खेल में करोड़ों रुपए कमाए। देखते ही देखते इतना पैसा बना लिया कि खुद का एक बड़ा हॉस्पिटल, एशिया हॉस्पिटल, खोल दिया। हॉस्पिटल के साथ साथ रियल एस्टेट में भी घुसा। पैसा आते ही रियल एस्टेट के धंधे में भी उतर गया। सरकारी अफसरों और लोकल दबंगों से सांठ-गांठ करके जमीनों के सौदे करने लगा। पटना में मेडिकल और प्रॉपर्टी माफिया के रूप में उसकी पहचान बनने लगी। ऊंचे रसूख और पैसे की ताकत से हर कोई उसके आगे झुकने लगा। करोड़ों के मालिक बनने के बाद रोशन की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई। नाइट क्लब, पार्टीज, महंगी गाड़ियां और नई नई लड़कियों के साथ अफेयर। हॉस्पिटल की एक नर्स अलका, उससे भी उसने अपना रिश्ता बना लिया। अलका को प्रमोट करके एचआर बना दिया ताकि वो हॉस्पिटल में पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना सके। सूरभराज को धीरे धीरे पति की करतूतों का पता चलने लगा। उसने कई बार रोशन को अलका के साथ रंगे हाथों पकड़ा। हॉस्पिटल में हो रही खेल की जांच कर रही थी, लेकिन सूरभ की ये हरकतें रोशन को खटकने लगी। रोशन और अलका के अफेयर की चर्चाएं पूरे हॉस्पिटल में होने लगी। सूरभराज को जब अपने पति रोशन उर्फ चंदन और अलका के रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने इसे हल्के में नहीं लिया। वो ना सिर्फ सवाल पूछ रही थी बल्कि इस रिश्ते को खत्म करवाने की भी कोशिश कर रही थी। हॉस्पिटल स्टाफ से पूछताछ करने लगी। अलका और रोशन कब तक साथ रहते हैं, कहां जाते हैं, हॉस्पिटल के फैसलों में अलका का कितना दखल। अलका को हॉस्पिटल से हटाने की योजना बनाई। अगर अलका को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए तो रोशन उससे दूर हो जाएगा। रोशन के दोस्तों से भी बात करने लगी। क्या तुम लोग जानते हो कि रोशन और अलका के बीच क्या चल रहा है? लेकिन यह सब करना सूरभ के लिए घातक साबित हुआ।
रोशन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसकी पत्नी उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। उसे डर था कि अगर सूरभ ज्यादा पड़ताल करेगी तो उसका पूरा राज खुल जाएगा और यहीं से सूरभ की मौत की साजिश रची जाने लगी। अब सवाल यह था कि क्या सूरभ को यह अंदाजा था कि वो खतरे में है, या फिर उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। यहीं से रोशन और अलका के मन में डर घर करने लगा। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि अगर सूरभ राज ने उनका भेद खोल दिया तो उनकी पूरी साजिश उजागर हो जाएगी। उनके लिए ये एक खतरे की घंटी थी, एक ऐसा डर जो धीरे धीरे उनके भीतर गहराने लगा। वो हर पल इस आशंका में जीने लगे कि कहीं सूरभ राज पुलिस या किसी और को सच न बता दे। अगर ऐसा हुआ तो उनका बनाया हुआ जाल उन्हीं पर उल्टा पड़ सकता, और शायद यही डर इस खौफनाक अपराध की वजह बन गया। रोशन और अलका ने इस खतरे को जड़ से मिटाने का फैसला किया। वो जानते थे कि अगर सूरभ राज को हमेशा के लिए चुप नहीं करवाया गया तो उनकी पोल खुल जाएगी। यही सोचकर उन्होंने अपने विश्वास पात्र साथियों को इस साजिश में शामिल किया। रात के अंधेरे में मीटिंग्स की हर पहलू पर विचार किया गया। हत्या को अंजाम देने के लिए सही समय, सही जगह और सही तरीका तय किया गया। हर कदम को इतनी बारीकी से प्लान किया गया कि कोई उन पर शक न कर सके। पहला कदम यह किया कि अलका ने रोशन को डर और गुस्से की आग में झोंक दिया। उसने कहा, अगर सूरभ जिंदा रही तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये शब्द रोशन के कानों में बार बार गूंजने लगे। अब उसे लगने लगा कि सूरभ को हटाना ही अकेला रास्ता है। रोशन ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इस प्लान में शामिल किया, अपने भाई और कुछ खास दोस्तों को। उसने उन्हें समझाया कि अगर सूरभ ने सच बता दिया तो ये सब सलाखों के पीछे होंगे। हत्या को अंजाम देने के लिए सबसे सही जगह चुनी गई हॉस्पिटल, क्योंकि अगर किसी को मारना ही था तो उसे मेडिकल इमरजेंसी का रूप देना सबसे आसान था। यहां अगर कोई मरा तो सबको लगेगा कि ये एक नेचुरल घटना है या मेडिकल लापरवाही। आखिर लेकिन सबसे अहम हिस्सा था सबूतों को मिटाना। हत्या होते ही ये सुनिश्चित करना था कि कोई ऐसा सुराग ना बचे जो उन्हें अपराधी साबित कर सके। हर चीज की प्लानिंग इतनी सफाई से की गई कि पुलिस भी शक न कर सके। और फिर वो घड़ी आ गई जब इस शातिर साजिश को अंजाम दिया गया। 22 मार्च 2025, वो दोपहर जब खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। ठीक 22 मार्च 2025 की दोपहर जब सूरज आसमान के बीचों बीच था, हॉस्पिटल की गलियों में मरीजों की चहल पहल जारी थी, तभी मौत की एक भयानक परछाई वहां मंडराने लगी। रोशन ने एक हल्की नजर घड़ी पर डाली, फिर अपने आदमियों को इशारा किया और ठीक अगले ही पल 4 नकाबपोश लोग तेज कदमों से सूरभ के चैम्बर में दाखिल हुए। सूरभ कुछ समझ पाती उससे पहले ही गोलियों की तड़तड़ाहट से कमरा गूंज उठा। 1, 2, 3, 4 लगातार गोलियां सूरभ के शरीर को छलनी कर चुकी थी। खून के छींटे पूरे कमरे में फैल चुके थे। सूरभ की चीखें घुट कर रह गई। हत्या के तुरंत बाद अलका ने फौरन स्टाफ को बुलाया। यहाँ कुछ गिर गया है, जल्दी सफाई करो, अलका ने आदेश दिया। स्टाफ को असली सच्चाई बताए बिना उसने जल्द से जल्द फर्श को साफ करा, खून के निशान मिटाए और हर उस चीज को हटा दिया जो पुलिस को कोई सुराग दे सकती थी। अब हॉस्पिटल के अंदर एक गहरी लेकिन खामोश साजिश पूरी तरह परवान चढ़ चुकी थी। हत्या को एक मेडिकल इमरजेंसी दिखाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इस केस को हल्के में नहीं लिया। शुरुआत में ये मामला एक रहस्य की तरह लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलती गई। जांच के दौरान पुलिस ने सूरभ, रोशन और अलका के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। इस पड़ताल में सामने आया कि हत्या से पहले रोशन और अलका के बीच 50 से ज्यादा बार बातचीत हुई थी। इतनी बार कॉल होना शक पैदा कर रहा था। अब पुलिस ने रोशन और अलका को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया। सवाल वही थे, लेकिन दोनों के जवाबों में फर्क था। अलका ने कहा कि हत्या वाले दिन वो पूरे समय हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल कर रही थी, जबकि रोशन ने दावा किया कि अलका उस वक्त स्टाफ रूम में थी।
जैसे जैसे पुलिस ने ज़्यादा गहराई से पूछताछ की, दोनों घबरा गए। एक दिन जब पुलिस ने सबूतों की लंबी लिस्ट रोशन के सामने रखी, तो उसका हौसला जवाब दे गया। उसने देखा कि पुलिस के पास कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान जैसी ठोस जानकारी थी। आखिरकार दबाव के आगे झुकते हुए रोशन ने अपना गुनाह कबूल लिया। हाँ, मैंने और अलका ने मिलकर इस साजिश को रचा था। इतना कहते ही पुलिस के इस पेचीदा केस का पर्दाफाश हो गया। अब हत्यारों को उनके किए की सजा मिलनी तय थी। हत्या की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस के पास इतने मजबूत सबूत थे कि अब अपराधियों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार रोशन, अलका और उनके 3 साथियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। जैसे ही कोर्ट में आरोपियों को लाया गया, माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस साजिश के पीछे असली कहानी क्या थी और कौन कौन इसमें शामिल था। पुलिस ने एक एक करके सारे सबूत अदालत के सामने रखे। कॉल रिकॉर्ड्स, जिनसे साफ साबित हो गया कि हत्या से पहले रोशन और अलका के बीच 50 से ज्यादा बार बातचीत हुई थी। ये सामान्य बातचीत नहीं थी, बल्कि साजिश की योजना बनाने के लिए थी। सीसीटीवी फुटेज, हॉस्पिटल के कैमरों में कैद हुई तस्वीरें दिखाई गई, जिसमें आरोपी वारदात के दिन इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे थे। गवाहों के बयान, अस्पताल के स्टाफ ने कोर्ट में गवाही दी कि हत्या के तुरंत बाद अलका ने सफाई करवाने के लिए कर्मचारियों को बुलाया था। यह साफ दिखा रहा था कि वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट, गोलियों के निशान और खून के धब्बों की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जिससे साबित हुआ कि हत्या पहले से प्लान की गई थी। जैसे जैसे सबूत कोर्ट में पेश होते गए, वैसे वैसे रोशन की असली सच्चाई सबके सामने आने लगी। उसकी आपराधिक मानसिकता, हत्या की योजना और सुरभ को खत्म करने का षड्यंत्र सब कुछ उजागर हो गया। अलका, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रही थी, उसकी भूमिका भी साफ हो गई थी। वो न केवल इस साजिश में शामिल थी, बल्कि उसने रोशन को उकसाया भी था। सबूतों और गवाहों की पुख्ता गवाही के बाद कोर्ट ने रोशन, अलका और उनके 3 साथियों को हत्या और साजिश रचने का दोषी करार दिया। जज ने अपने फैसले में कहा, यह हत्या एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। अभियुक्तों ने प्लान्ड तरीके से सुरभ की जान ली और सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन कानून की नजरों से कोई नहीं बच सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और कड़ी सजा सुनाने का आदेश दे दिया। अब इस खूनी साजिश का अंत हो चुका था। अपराधियों को उनके किए की सजा मिलनी तय थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये सिर्फ एक खून की दास्तान नहीं, बल्कि पैसा, ताकत और लालच के अंधे खेल की सच्चाई भी उजागर करती है। जब कोई गरीब इंसान अचानक करे, तो उसकी जिंदगी ही नहीं, उसकी सोच भी बदल जाती है। वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है। उसे लगता है कि अब उसके पास सब कुछ खरीदने की ताकत है, इज्जत, रिश्ता और यहाँ तक कि इंसानों की जान भी। लेकिन पैसे का नशा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। रिश्ते ही असली ताकत होते हैं, पैसा नहीं। रोशन और अलका ने सोचा था कि दौलत और ताकत के दम पे वो हर मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि रिश्ते और विश्वास को तोड़कर मिली ताकत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जिस गलत रास्ते से उन्होंने अपनी तरक्की का जरिया समझा, वही रास्ता उन्हें अंधेरे में धकेल गया। एक झूठ को छिपाने के लिए उन्होंने एक हत्या की, फिर सबूत मिटाए और आखिर में खुद भी उसी जाल में फंस गए। सबक साफ है, लालच और अपराध का नतीजा हमेशा बर्बादी ही होता है। कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। अब सवाल यह उठता है, क्या रोशन का फैसला सही था? क्या उसने हालात के दबाव में आकर गलत रास्ता चुन लिया, या क्या उसे अपनी पत्नी और अलका को समझाने और हालात को संभालने की कोशिश करनी चाहिए? अगर वह शांत दिमाग से सोचता, तो शायद एक इंसान की जान बच सकती थी और उसकी खुद की जिंदगी तबाह होने से बच जाती।
या फिर क्या लालच और डर ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। अब ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। आपकी राय क्या है? क्या आप रोशन के इस फैसले से सहमत हैं या उसे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि अगर आप रोशन की जगह होते तो क्या करते। मैं मुनीश कुमार फिर मिलूंगा एक और सच्ची लेकिन दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदगी जिंदाबाद।